प्यारे बच्चों, आज हम विद्युत अपघटन के नियमों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, हम जानते हैं कि किसी भी अपघटनी सेल में एक पात्र लेते हैं और इस पात्र में दो इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड ये ले लिया, दूसरा इलेक्ट्रोड ये ले लिया और इन इलेक्ट्रोडों को बाह्य ऊर्जा स्रोत से संबंधित कर देते हैं या सेल से जोड़ देते हैं। समझिए, इसको हमने एनर्जी स्रोत से जोड़ दिया गया है। ये हमने ये जोड़ दिया। इसके अंदर विद्युत अपघट्य जिसका हमें अपघटन कराना होता है उसका जलीय विलयन ले लेते हैं। सेल के प्लस ध्रुव से जो इलेक्ट्रोड जुड़ा होता है उसको हम एनोड और या पॉजिटिव ध्रुव कहते हैं। माइनस वाले से जो जुड़ा होता है उसको कैथोड या ऋण ध्रुव, ये हो गया इसका कैथोड नेगेटिव पोल। ठीक, अब इसमें जैसे ही धारा प्रवाहित होने लगती है तो अपघट्य का वियोजन हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कोई अपघट्य डाला था ए बी, धारा प्रवाहित करने पर ये अपने आयनों में वियोजित हो जाता है और ये आयन विपरीत ध्रुव की ओर गति करेंगे। जैसे ए प्लस किधर जाएगा, माइनस इलेक्ट्रोड की तरफ यहाँ, और बी माइनस किधर जाएगा, धन ध्रुव की तरफ यहाँ। ये ए प्लस वाला आयन इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में, पदार्थ के परमाणु के रूप में इस पर और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। बी माइनस वाला इधर जाएगा और अपना इलेक्ट्रॉन त्याग कर बी के रूप में यहां निक्षेपित हो जाएगा। यहां इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्रिया हो रही है, इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। कौन से इलेक्ट्रोड पर हो रही, एनोड पे। मैंने पहले भी बताया था एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहां इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जा रहा है तो ये अभिक्रिया है रिडक्शन की या अपचयन की। हम जानते हैं कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है। तो बच्चों, ये चीज हम जानते हैं। अब हम इससे एक स्टेप और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है स्टेप, कि यदि हमें ये पता करना हो कि इस इलेक्ट्रोड पर कितना पदार्थ डिपॉजिट हुआ है, इसकी मात्रा कितनी डिपॉजिट हुई है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हमें ये पता करना होगा कि हमने अपने विद्युत अपघट्य में आवेश या धारा की कितनी मात्रा प्रवाहित की है। धारा इसमें किधर से किधर को प्रवाहित हो रही है। देखिए, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा तो ये है और धारा की दिशा ये है। ठीक है, तो कितनी धारा या कितना आवेश हम इसके बीच प्रवाहित कर रहे हैं उस पर निर्भर करेगा कि इलेक्ट्रोड के ऊपर हमारा कितना पदार्थ डिपॉजिट होगा। इसी संबंध को बताने के लिए फैराडे ने दो नियम दिए और इन नियमों को हम कहते हैं फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, क्या, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे इलेक्ट्रोलाइसिस या विद्युत अपघटन क्या है। किसी विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाहित करने पर उसका वियोजन होना या आयनन होना,
ये क्रिया इलेक्ट्रोलाइसिस या अपघटन कहलाती है। तो इसके संबंध में फैराडे ने कितने नियम दिए थे? 2। पहला नियम क्या था कि जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित धारा की मात्रा के या आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। मान लीजिए हमने किसी अपघट्य के विलयन में Q कूलाम, ये Q कूलाम आवेश हमने इसमें प्रवाहित किया, ठीक है, Q कूलाम आवेश प्रवाहित किया, और इसके Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने से मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड पर W ग्राम पदार्थ या जो आयन थे वो परमाणु के रूप में मुक्त हो गए या निक्षेपित हो गए। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अनुसार जो ये W है पदार्थ की मात्रा, वो किसके समानुपाती होगी? Q के, जितना हमने उसमें आवेश प्रवाहित किया। अब हम जानते हैं अगर हमें समानुपाती के चिन्ह को इक्वल्स टू में चेंज करना हो तो हम एक स्थिरांक लेंगे। इसमें हमने एक स्थिरांक मान लीजिए ले लिया Z, तो हमारा संबंध आ गया W इज इक्वल्स टू Z इंटू Q। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई, पहला नियम हो गया। यहाँ Z एक स्थिरांक है, Z क्या है? ये एक कांस्टेंट है, और इस स्थिरांक का भी एक नाम है जिसे हम वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, क्या है ये? किसका होता है? पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक, वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। इसका हमने नाम रख दिया पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक या इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ये बच्चों इस Z का नाम हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब इस जो Z का मान है वो किसके बराबर होता है? ये होता है पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट को हम E से प्रदर्शित करते हैं अपॉन फैराडे कांस्टेंट के, अपॉन F के, और F की वैल्यू होती है 96,500, E अपॉन 96,500। ये Z की वैल्यू आ गई। ये मैंने बताया था कि फैराडे का मान, एक फैराडे का मान 96,500 क्यों होता है? क्योंकि एक फैराडे हम उस आवेश को कहते हैं जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित होता है। अब यदि हम कहीं किसी स्टेट में, किसी अवस्था में Q बराबर 1 कूलाम दें, अर्थात इलेक्ट्रोडों के बीच कितना आवेश प्रवाहित कर दें? 1 कूलाम, तो इस संबंध से W बराबर क्या आ जाएगा? Z। बस अब हमारी Z की परिभाषा आ गई, हमारी Z की परिभाषा आ गई। क्या परिभाषा आई? कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 कूलाम विद्युत प्रवाहित करने पर या 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाला पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ये ध्यान रखेंगे, ये हमें काय में प्राप्त होगा? ग्राम में। ग्राम में मात्रा वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। ठीक है, अब थोड़ा और एक स्टेप आगे बढ़ें। हम जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू होता है IT, I धारा है और T समय है, Q बराबर होता है IT। तो इस W की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसलिए W इज इक्वल्स टू हो जाएगा ZIT। एक सूत्र हमारा ये आ जाता है, W इज इक्वल्स टू ZIT। अब यहां देखिए क्या क्या है। W क्या है? W है पदार्थ की ग्राम में मात्रा। Z ये है पदार्थ का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक। I अपघट्य के विलयन में
जो हमने अपघट्य का विलयन लिया है अपने सेल में, उसमें प्रवाहित धारा की मात्रा, यानी एम्पियर में, इसका यूनिट एम्पियर होता है। और टी क्या है? टी है धारा को प्रवाहित करने में लगा समय, और वो भी किसमें? सेकंड में। ये सेकंड में, ये एम्पियर में, और ये ग्राम में लेते हैं। तो इससे जो जेड की वैल्यू आ जाएगी वो क्या होगा? स्थिर वैद्युत तुल्यांक, या हमारा कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है। तो इसके आधार पर अगर हम एक बार फिर से आई की वैल्यू 1 ले लें, टी की वैल्यू भी 1 ले लें, अर्थात 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें, और 1 सेकंड तक जितनी धारा प्रवाहित हो जाती है उसी को हम आवेश कहते हैं। वो इतना, ये कूलाम बन जाता है। 1 सेकंड तक 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर कितना आवेश प्रवाहित होगा इलेक्ट्रोडों के बीच? 1 कूलाम। तो जैसे हमने ऊपर परिभाषा दी थी कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर जो पदार्थ मुक्त होता है वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। वैसे ही अब हम क्या कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर जितनी मात्रा पदार्थ की इलेक्ट्रोड पर प्राप्त होगी वो वैद्युत रासायनिक तुल्यांक होगा। क्यों? इसमें आई की वैल्यू 1 रख दो और जेड की वैल्यू 1 रख दो, तो क्या आ जाएगा? W = Z। ठीक है, तो पदार्थ की मात्रा क्या आ जाएगी ग्राम में? वो जेड के बराबर। कब? जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें। समझ में आ गई बात? ठीक। अब एक चीज और, अभी मैंने बताया था क्योंकि Z होता है पदार्थ का तुल्यांकी भार बटे एक फैराडे, 500 कूलाम। ठीक है, तो Z की जगह अगर हम ये रख दें तो W क्या आ जाएगा भैया? W E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। ठीक है, या E को इधर ले आए, W/E ये कहलाता है ग्राम तुल्यांक, इज इक्वल्स टू W/E इज इक्वल्स टू I इंटू T बटे 96,500। एक संबंध हमारा ये आ गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? IT होता है Q, तो इसको हम Q बटे 96,500 भी लिख सकते हैं। ये संबंध न्यूमेरिकल करने में बड़ा हेल्पफुल होने वाला है, इसको ध्यान रख लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अगर यहाँ तक समझ गए हो तो फैराडे का प्रथम नियम समाप्त हो जाता है। फैराडे का प्रथम नियम इतना ही है। अगर परीक्षा में केवल फैराडे का फर्स्ट लॉ लिखने को आता है तो आप केवल परिभाषा देकर भी अपना परीक्षा छुटा सकते हो। क्या परिभाषा दोगे? कि फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा हम फैराडे के प्रथम नियम से ज्ञात कर सकते हैं। नियम क्या है? नियम यह है, जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कैथोड या एनोड या इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा धारा की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी W/Q धारा की मात्रा या कहें आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, या W/IT। ठीक है, वहां जब प्रोपोर्शनल को हम इक्वल्स टू में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट ले लेंगे, बन जाएगा W ZQ या ZIT। इस तरह यहां तक भी लिख देंगे तो हमारा पहला नियम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन न्यूमेरिकल की दृष्टि से हमें ये संबंध, ये रिलेशंस हमें क्लियर होने चाहिए, बेस हमारा क्लियर होना चाहिए। ये तो था प्रथम नियम। अब बच्चों आता है, फैराडे ने एक और नियम दिया था, उसे हम कहते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, द्वितीय नियम। बोर्ड परीक्षाओं में इनके नियम भी पूछ लिए जाते हैं और इन पर
न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी आते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे या फैराडेज सेकेंड लॉ। क्या है फैराडे का दूसरा नियम? दूसरे नियम में उसने बताया कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयन में प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। ध्यान रखेंगे, पहले नियम में फैराडे ने पदार्थ की मात्रा को आवेश या धारा की मात्रा से संबंधित करा था। दूसरे नियम में फैराडे ने पदार्थ की मात्रा को पदार्थ के तुल्यांकी भार से रिलेट किया। उसने बताया कि अगर हम विद्युत अपघट्य 2 या 2 से ज्यादा सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ऐसे हमने यूं श्रेणी क्रम में जोड़ दिए, इसका इलेक्ट्रोड ये ऐसे जोड़ दिया, फिर इसका इलेक्ट्रोड इसमें जोड़ दिया और ये, और अब हम इसमें यहाँ क्या लगा देंगे, ये श्रेणी क्रम कहते हैं। तो अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो उसमें विद्युत धारा की मात्रा या आवेश की मात्रा जितनी हम प्रवाहित करेंगे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए अपघट्यों के विलयन में, ये इसकी शर्त है कि ये श्रेणी क्रम में होने चाहिए, तो जितनी हम धारा की मात्रा प्रवाहित करेंगे उससे इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। या इसे और आसान लैंग्वेज में अगर हम कहना चाहें, जब विद्युत धारा की समान मात्रा, इसमें भी उतनी धारा प्रवाहित हो रही है या आवेश प्रवाहित हो रहा, Q इसमें भी उतना ही हो रहा, क्योंकि यहाँ साया जितना इसमें आया उतना ही इसमें, उतना ही इसमें, समान मात्रा इनमें प्रवाहित होगी। तो जब विद्युत धारा की समान मात्रा अलग अलग अपघट्यों के विलयन में समान समय के लिए प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं उनके रासायनिक तुल्यांकों के समानुपाती होती है। ठीक है, अब इसका हम डेरिवेशन देखेंगे। देखो, फर्स्ट लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, किसके? फैराडे के। जो फर्स्ट लॉ था उसके अनुसार हमारे पास क्या चीज आई थी? W इज इक्वल्स टू क्या आ गया था? ZIT। मैं दिखा दूं आपको, ये था ये संबंध, W इज इक्वल्स टू ZIT आया था। अब इसी से दूसरा जो नियम है वो ड्राइव हुआ है, W इज इक्वल्स टू ZIT। ठीक, अब हमने चूंकि अलग अलग अपघट्य लिए हैं तो अलग अलग मात्रा प्रवाहित होगी, वो डिपॉजिट होगी, तो इससे W1 बराबर क्या हो जाता है? Z1IT। इसमें हमने I1 T1 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि दूसरे नियम में अभी मैंने बताया था, नियम था समान धारा समान समय तक, तो I और T की वैल्यू सबके लिए बराबर है, इसलिए इसको हम 1 या 2 से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। W2 कितना हो गया? Z2 इंटू IT। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम इसमें W1 अपॉन W2 कर दें, W1 अपॉन W2 कर दें तो ये वैल्यू यहाँ रख दो, Z1 IT अपॉन Z2 IT, और IT से IT कैंसल, तो क्या आ जाता है? W1 अपॉन W2 बराबर Z1 अपॉन Z2। और अभी मैंने बताया था चूंकि जो ये है W वो किसके समानुपाती होता है? E के। दूसरे नियम में भी बताया था मैंने, W किसके समानुपाती होता है? E के, तुल्यांकी भार के, राम तुल्यांक के। तो W1 समानुपाती हो जाएगा E1 के, E1, और W2 समानुपाती हो जाएगा E2 के, या W1 अपॉन W2। अब समानुपाती स्थानांक लोगे भी यहाँ Z, तो Z से Z कट जाएंगे, तो इक्वल्स टू
E1 अपॉन E2, ठीक है, E1 अपॉन E2। और मैंने बताया था कि Z की जो वैल्यू होती है वो E अपॉन 96,500 यानी Z E के समानुपाती होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं बराबर Z1 अपॉन Z2। ये चीज़ यहाँ भी हमने पढ़ ली। W1 W2 Z1 Z2 के बराबर होता है और W1 W2 E1 E2 के भी बराबर होता है। तो एक सूत्र हमारा सेकेंड लॉ से आ जाता है, ये वाला जो इम्पोर्टेंट सूत्र है। W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2। ठीक है, अब इससे ठीक हमें क्लियर हो रहा है कि जो Z है वो E के समानुपाती है या EZ के समानुपाती है। ठीक, अब जो आधुनिक रूप में हम आधुनिक परिपाटी है जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन में तुल्यांकी भार का यूज नहीं करते हैं। आधुनिक समय में हम जब रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं तो उसमें तुल्यांकी भार का यूज, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो आप? अभी मैंने बताया था विद्युत अपघटनी सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। वही मैंने अभिक्रिया करके दिखाई थी। एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण हो रहा था, दूसरे पे अपचयन। तो जहां ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया एक साथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए मैंने भी आपको ये दिखाया था करके, ये इस इलेक्ट्रोड पर यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा था, इस इलेक्ट्रोड पर अपचयन हो रहा था। तो ये जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। अगर हम दोनों सेल अभिक्रियाओं को, दोनों हाफ सेल अभिक्रियाओं को जोड़ दें तो क्या आ जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, तो आजकल हम जो पद्धति में है उसमें हम रेडॉक्स अभिक्रिया के लिए इक्विवेलेंट वेट का यूज ना करके हम काय का यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान जो होता है उसे व्यक्त करने के लिए हम मोलर इलेक्ट्रॉन का, मोल इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। उसके लिए हम मोल इलेक्ट्रॉन का यूज करते हैं। तो आधुनिक धारणा के अनुसार किसी इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित पदार्थ के मोलों की संख्या अभिक्रिया में आदान प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या के समानुपाती होती है। ये आधुनिक सिद्धांत इससे ड्राइव हमने कर लिया है। ये फैराडे ने नहीं दिया था, ये सिद्धांत अपनी सहूलियत के लिए हमारे द्वारा ड्राइव किया गया है न्यूमेरिकल को आसान करने के लिए। ठीक है, जैसे इसको आप एक उदाहरण से समझेंगे। मान लीजिए कोई, चलो सिल्वर आयन ले लें और इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये काय में बदल जाएगा, सिल्वर सॉलिड में। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि 1 मोल सिल्वर आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, ग्रहण करके 1 मोल सिल्वर सॉलिड बना देता है। समझ में आ गई बात? इस अभिक्रिया से हमें यह पता चलता है कि Ag आयन का 1 मोल अपचयन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता महसूस करता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की। और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को हम कहते हैं 1 फैराडे, और इसकी वैल्यू होती है 96,500 कूलाम। किसी भी पदार्थ का हो, अगर 1 मोल पदार्थ ऑक्सीकृत या अपचयित हो रहा है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में, तो उसमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 फैराडे। पदार्थ कोई भी हो उसमें 1 मोल का मतलब, क्योंकि मोल तो एक संख्यात्मक मान है, तो 1 फैराडे ही उस पर आवेश की जरूरत पड़ेगी और इसकी वैल्यू होती है 96,500। जैसे इसमें मैं और आपको उदाहरण से बता दूं, इस पर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, बोर्ड में काफ़ी प्रश्न आए हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक हमें सेल रिएक्शन दे दी, Ca कैल्शियम आयन है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए और ये काय में कन्वर्ट हो गया Ca सॉलिड में। ये अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हमसे पूछ ले कि बताओ कितने आवेश की आवश्यकता हुई, तो हम यहाँ से देख लेंगे
देखिए इसके आगे कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब इसका 1 मोल है। तो 1 मोल कैल्शियम आयन को कैल्शियम सॉलिड में बदलने के लिए इसके आगे क्या है, 2 है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हुई, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, और 2 फैराडे का मतलब 2 गुणा 96,500। ठीक है, तो अगर वो फैराडे में पूछता है तो 2 फैराडे चार्ज की या आवेश की आवश्यकता हुई। अगर कूलाम में पूछता है तो 2 इंटू 96,500 से और गुणा कर दो, इतने कूलाम आ जाएगा, इतने कूलाम आवेश की आवश्यकता होगी। ऐसे ही पूछ सकता है, मान लीजिए एल्युमिनियम आयन से पूछ ले, Al3+, और ये कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 3। कायम में बदलने के लिए, सॉलिड में उदासीन होने के लिए। तो इससे क्या पता चल रहा कि इसका 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा, 3 मोल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे चार्ज, और 3 फैराडे चार्ज का मतलब 3 गुणा 96,500 कूलाम। ठीक है, तो अगर परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि कितना चार्ज कूलाम में या फैराडे में आवश्यक है, तो उसको हम मोल के आधार पर बता सकते हैं। ये था फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। प्रथम नियम में पदार्थ की डिपॉजिट मात्रा को आवेश या धारा से कनेक्ट किया गया था। सेकेंड लॉ में पदार्थ की डिपॉजिट मात्रा को उसके तुल्यांकी भार या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के मोलों की संख्या से संबंधित किया गया। ये हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन था। अब हम इस पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न भी कर लेते हैं। तो बच्चों, फैराडे नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पेयर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया गया। ये धारा का मान है, I बराबर 1.5 एम्पियर। मैंने बताया था कोई सवाल करना है तो पहले जो चीज़ दी है वो लिख लो। और क्या दिया है, 10 मिनट, T बराबर 10 मिनट, और हमें ये लेना है टाइम सेकंड में, तो 10 गुणा 60 = 600 सेकंड हो गए। अब उसने क्या पूछा है, कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान। W पूछा है Cu का, ये हमें बताना है। अब इसको बच्चों हम दो तरह से कर सकते हैं, मैं आपको दोनों विधियां बता रहा हूं। पहली विधि ये है कि हम सीधे सूत्र की सहायता से करें। हमारे पास सूत्र है W = ZIT। ठीक है, तो हम सूत्र में लगा दें W = ZIT, और Z की वैल्यू क्या होती है, E/96,500। अब हमें इसके लिए E निकालना होगा, E मतलब तुल्यांकी भार। और मैंने तुल्यांकी भार में विलयन वाले चैप्टर में आपको बताया था, यहां किसका तुल्यांकी भार है, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार किसे कहेंगे, उसका परमाणु भार या अणुभार बटे आवेश की मात्रा। अब Cu का परमाणु भार 63.5 होता है, और इस पर चार्ज कितना है, +2। CuSO4 में Cu पे कितना चार्ज है, +2, तो 63,500 बटे 2, ये हो गया इसका तुल्यांकी भार, 63,500 बटे 2। ये वैल्यू किसकी आ गई, इसके तुल्यांकी भार की आ गई। Z जो होता है वो क्या होता है, E/96,500, तो 63 बटे 2, अब 96,500 से और गुणा 96,500 कर दो, तो ये Z की वैल्यू आ गई। अब सूत्र में Z की वैल्यू हमने रख दी, 63.5 बटे 2 गुणा 96,500 इंटू I दे रखा 1.5 और T 600, गुणा भाग करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 0.2961 ग्राम। ये तो पहली विधि। अब बच्चों, अगर हम दूसरी विधि जो मैंने बताई थी इलेक्ट्रॉन मेथड से करना चाहें तो देखिए, उसने बताया कि कॉपर सल्फेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर जब उसका अपघटन किया गया तो कैथोड पर कितना कॉपर उपस्थित होगा। अर्थात हमने कॉपर सल्फेट में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो क्या बना, कॉपर आयन और सल्फेट आयन। अब हमें कैथोड पर पहुंचना है, तो कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, हमेशा अपचयन, यानी ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और Cu सॉलिड में चेंज हो जाएंगे।
तो इस अवस्था में वो पूछ रहा है कि Cu की मात्रा कितनी होगी, कैथोड पर कितना कॉपर अवक्षेपित होगा, इसकी मात्रा उसने पूछी है। समीकरण को देख के हमें पता चलता है कि कॉपर आयन का 1 मोल कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके तब इसमें चेंज होता है। ठीक है, 1 मोल कॉपर आयन 2 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 मोल कॉपर सॉलिड बनाता है, और 1 मोल कॉपर सॉलिड का मात्रा कितनी है, उसके परमाणु भार के बराबर होती है। मोलर द्रव्यमान कितना होता है, 1 मोल परमाणुओं के द्रव्यमान के बराबर। तो इसकी वैल्यू 63.5 होती है, परमाणु भार हमें पता है। अब 2 मोल का मतलब है 2 फैरेड, यानी 2 गुणा 96,500 कूलाम। तो अब हमें सीधा सीधा सूत्र पता चल गया कि 63.5 ग्राम पदार्थ कब प्राप्त होगा, जब उसमें इतना आवेश प्रवाहित कर देंगे, जब उसमें इतना आवेश, अर्थात 2 गुणा 96,500 कूलाम से प्राप्त Cu की मात्रा बराबर 63.5। अब इसका दूसरा विधि यह है, क्या रख देंगे, क्योंकि 2 गुणा 96,500 कूलाम से प्राप्त Cu बराबर 63.5 ग्राम। इसका हमें पता कहाँ से लगा है, इसका हमें पता लगा है इस समीकरण से। ये देखो यहां से 2 मोल का मतलब 2 गुणा 96,500 कूलाम, इतने कूलाम से हमें इतना पदार्थ प्राप्त हो गया। और हमारे पास आवेश कितना है, आवेश कितना है हमारे पास, I और T दे रखा है, तो इससे हम Q निकाल लेंगे। Q बराबर IT, Q बराबर IT में 1.5 गुणा 600 900 कूलाम आ गया। तो 900 कूलाम से कितना प्राप्त होगा, जब 2 गुणा 96,500 से 63.5 मिल रहा, तो 900 से कितना होगा, 63.5 बटे 2 गुणा 96,500 गुणा 900, इससे भी आंसर वही 0.2961 इतने ग्राम। तो किसी भी विधि से कर सकते हो, ये आधुनिक विधि है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पर आधारित, और ये सेकेंड लॉ या कहेंगे फैराडे लॉ पर, फर्स्ट लॉ पर आधारित विधि है। तो ये था हमारा पहला प्रश्न। अब ये दूसरा प्रश्न है, इसको आप वीडियो को रोककर एक बार पहले अपने आप करके देखेंगे। क्या दिया है कि कॉपर सल्फेट के विलयन को 2 एम्पियर की धारा से 450 सेकंड तक अपघटित किया गया, यानी I का मान दे रखा है 2 एम्पियर और टाइम दिया है 450 सेकंड, और इसमें पूछा क्या है, कैथोड पर कितना कॉपर इकट्ठा होगा, सेम पिछले वाले की तरह है। ठीक है, तो इसे रोक के एक बार करके देखो, उसके बाद फिर मिलान करेंगे वीडियो चला के। देखो करेंगे कैसे। पहले हम कॉपर सल्फेट को आयनित कर लें Cu+ में और SO4- वाले में। अब इससे हम Z की वैल्यू निकाल लें। Z का हमें पता है E/F, और E कितना है कॉपर के लिए, परमाणु भार बटे आवेश की मात्रा, परमाणु भार 63.5, आवेश की मात्रा 2 है, तो 63.5 बटे 2, ठीक है, ये E हो गया। अब E बटे 96,500 से गुणा कर दिया, इतने ग्राम पर कूलाम इसका वैल्यू आ गई, ये Z आ गया। I और T दे रखा है, W पूछा है, सूत्र लगा देंगे, W बराबर ZIT, गुणा कर दी, इनसे भाग कर दी, आ जाएगा 0.2961, इतने ग्राम, मात्रा ग्राम में आएगी। पहले वाले की सेम था, बिल्कुल उसी जैसा उसने आंसर आया। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित के अपचयन में कितने आवेश की आवश्यकता होगी। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत आ रहे हैं आजकल बोर्ड में, ये ट्रेंड है। 1 मोल Al+3 को Al में बदलने के लिए, ये मैंने अभी उदाहरण में समझाया था आपको, Al+3 को जब Al में बदलेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराने पड़ेंगे, 3। और इस संबंध से हमें पता चल रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम आयन 3 मोल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। उसने आवेश की मात्रा पूछी है, तो आवेश की मात्रा 3 मोल का मतलब 3 फैरेड, फैरेड में तो हो गई 3F। इसने क्लियर नहीं करा कि फैरेड में बतानी है या कूलाम में। अगर ऐसी स्थिति हो तो आप दोनों मान निकाल कर दिखा दें। ये 3 फैरेड हो गया। अब कूलाम में करने के लिए 3 से 96,500 को गुणा कर दिया, इतने कूलाम, ये आंसर आ गया।
दूसरा था 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में परिवर्तित करने के लिए। तो दूसरा ये है MnO4 माइनस से Mn+2 में। अब इसके लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा दिए जाएं कि MnO4 माइनस Mn+2 में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ तो हमें पता है कि Mn पे +2 चार्ज है, यहाँ Mn पे क्या चार्ज है ये तो मैंने लगा रखा है, प्रश्न में नहीं है। तो पहले Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। ऑक्सीकरण संख्या हमने पिछली बार निकालना बताया था, फिर भी मैं एक बार आपको लो और निकाल के दिखा देता हूँ। MnO4 माइनस में जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है x रख लो, प्लस 4 गुणा O की होती है -2 बराबर कितना आवेश है -1। तो x - 8 बराबर -1, x बराबर क्या आ जाएगा -1 और इसे ले जाएंगे तो ये प्लस का 8, तो क्या आ गया प्लस का 7, इसलिए मैंने इस पर +7 यहाँ लिख रखा था। तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 है। अब ये +7 से +2 में बदल रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कमी हो रही यानी अपचयन हो रहा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा? 7 से 2 करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने जोड़ दिए। अब इससे हमें पता चलता है कि 1 मोल MnO4 को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए 5 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ी। 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 5 फेराडे, और 5 फेराडे का मतलब 5 गुणा 96,500 कूलाम। इस तरह हम इसको सॉल्व कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कितने एम्पियर धारा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 30 मिनट तक प्रवाहित करें कि 25 ग्राम चांदी निक्षेपित हो जाए, और चांदी का तुल्यांकी भार ये दे रखा है। तो क्या क्या दिया हमें? 30 मिनट, यानी t बराबर 30 मिनट, इसको सेकंड में चेंज कर लो, गुणा 60 1800 सेकंड, ठीक। W दिया है 25 ग्राम, ये रहा 25, E दिया है ये रहा, I पूछा है उसने। हमारे पास सूत्र क्या है? W = ZIT, यानी और Z की जगह क्या रख देंगे? E/F, E/F IT। इससे I क्या हो जाएगा? I बराबर W/F अपॉन E/T, ये सूत्र आ गया। अब इसमें हम खाली वैल्यू पुट करनी है। W की है 25 ग्राम, F की वैल्यू फेराडे का मतलब 96,500, E दे रखा 107.87, और T की वैल्यू हमें निकाली थी 1800 सेकेंड, ये 1800 रख दिया। कैलकुलेशन करने पर आ जाता है 12.42 एम्पियर। आई निकाला था तो आई का मात्रक एम्पियर में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल, कॉपर सल्फेट के विलयन में 0.5 एम्पियर धारा 20 मिनट तक प्रवाहित की गई। तो उसने दो चीज पूछी हैं, कैथोड पर कितना पदार्थ प्राप्त होगा और उस पदार्थ में परमाणुओं की कितनी संख्या होगी। तुल्यांकी भार दे रखा 31.7 कॉपर का। तो पदार्थ की मात्रा निकालने के लिए हमें आई पता है, टी पता है, सीधे सूत्र लगाएंगे W बराबर ZIT। तो इसने क्योंकि हमें दे रखा है I 0.5 एम्पियर, T 1200 सेकेंड हो गया जब हमने 20 मिनट को सेकेंड में बदला, E 31.7 और W पूछा है। तो W बराबर ZIT से Z की जगह E/F IT, E की वैल्यू 31.7, F 96,500 और I 0.5, T 1200 सेकेंड। जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आ जाएगा? 0.197 ग्राम। पहला आंसर तो ये आ गया कि जो कॉपर निक्षेपित होगा उसकी मात्रा इतनी होगी। अब उसने एक चीज और पूछी है कि कॉपर के परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अब बच्चों हम जानते हैं किसी भी पदार्थ के 1 मोल में परमाणुओं की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है। तो अगर हम इसके मोल बना दें और अवोगाद्रो संख्या से गुणा कर दें तो परमाणुओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी। और मोल बनाने के लिए क्या करते हैं? हमें पता है
मोल का फॉर्मूला होता है W/m, पदार्थ का भार बटे उसका परमाणु भार या अणु भार। अब पदार्थ का भार दिया है 0.197 और इसका परमाणु भार होता है 63.4, क्योंकि तुल्यांकी भार ये दिया है और आवेश की मात्रा इसका 2 है, तो तुल्यांकी भार गुणा 2 ये हो गया परमाणु भार। ये अवोगाद्रो संख्या का मान है, इससे गुणा कर दिया, कैलकुलेशन करके आया 1.87 इंटू 10⁻21, इतने परमाणु। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आज के सेशन का, आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल, कॉपर सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में धारा प्रवाहित करने पर एक निश्चित समय में इतने ग्राम कॉपर और इतने ग्राम सिल्वर एकत्र हुआ। यदि सिल्वर का तुल्यांकी भार ये है तो कॉपर का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। सेकेंड लॉ का उपयोग करेंगे। सेकेंड लॉ में क्या दिया था, W1/W2 बराबर E1/E2। ये जो हमने लिखा है ये कहाँ से आया है, सूत्र हमने लगाया है W1/W2 बराबर E1/E2। इससे हमने ये चीज प्राप्त करी। अब W1 हमने वन किसे मान लिया, सिल्वर को, और 2 मान लिया कॉपर को। तो W1 का मतलब सिल्वर का द्रव्यमान, W2 का मतलब कॉपर का द्रव्यमान, E1 का मतलब सिल्वर का तुल्यांकी भार या तुल्यांकी द्रव्यमान, और E2 का मतलब Cu का तुल्यांकी भार। बस रख दिया। इनके मान दे रखे हैं। Ag का कितना दे रखा, 1.188 ग्राम Ag, और Cu का 0.35। तुल्यांकी भार Ag का 107.9 अपॉन Cu का निकालना है। तो Cu का क्या आ जाएगा, दिस इंटू दिस अपॉन दिस, 107.9 गुणा 0.35 बटे 1.188, और इसको सॉल्व करके कैलकुलेशन करके आ जाता है 31.8 ग्राम तुल्यांक। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को फैराडे लॉ और उस पर कैसे न्यूमेरिकल आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अब इस चैप्टर में केवल बचता है एक तो बैटरी, और एक बैटरी के बाद एक छोटा सा टॉपिक है संचारण। ये चीज़ बचती है और ये चैप्टर समाप्त होने के कगार पर है। ये चैप्टर मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, इसमें एक भी आधा क्या 0.1 मार्क्स का भी नहीं छूटा है, पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। यद्यपि बोर्ड की डायरेक्शन के हिसाब से सिलेबस में अगर कटौती होती है तो हम इसमें से वो चीज़ छोड़ देंगे, नहीं होती है तो आपका पूरा कंप्लीट है ही। तो इस तरह मैंने अब ये लगभग 3 चैप्टर आपको करा दिए हैं। पहले के 2 भी बिल्कुल कंप्लीट कराए हैं। यहाँ सिलेबस में भले ही कटौती हो जाए, आगे जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे, इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, या किसी भी कंपटीशन की, या BSc करेंगे, वहाँ आपको इन्हें कोई समझाने के लिए नहीं बैठा। तो बेटा यहीं अपने कंसेप्ट क्लियर कर लो। कोई समस्या हो पूछ लो, मैसेज कर दो, फ़ोन कर लो, फ़ोन नंबर मेरा सबके पास है, उस पर समस्या का समाधान कर सकते हो। बस कुछ करके दिखा दो। धन्यवाद।